हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल। आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 जो हमने 11th स्टैंडर्ड का आईटी का स्टार्ट किया था, उसमें ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जिसमें इनपुट, आउटपुट एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कैसे काम करता है वो हमने डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट्स ऑफ मेमोरी मेजरमेंट एंड उसके बाद सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज, मोबाइल ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर्स एंड पीसी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर्स। सो लेट अस स्टार्ट विद द टुडेज लेक्चर। तो यहाँ पे यूनिट्स ऑफ मेमोरी मतलब क्या होता है? सी, कंप्यूटर एक्चुअली स्टोर्स योर डेटा विथ सम मेजरमेंट। सो अगर आपने कुछ स्पेस यूज किया है आपके कंप्यूटर का, वेन एवर यू आर यूजिंग एनी स्पेस इन योर कंप्यूटर, दैट कॉल्स फॉर द मेजरमेंट। सो वेन एवर यू आर ऑक्यूपाइंग सम स्पेस, उस स्पेस के रिलेटेड कुछ वर्डिंग्स यूज करते हैं हम लोग यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव इज बीट। Now, computer में mostly there are two values, 0 and 1. That computer only understands binary. So in a beat, either you have a 0 beat or 1 beat. So 1 is on, 0 is off. अगर मैं निबल की बात करूं तो ओनली 4 बीट्स होते हैं उसमें। अगर पूरे 8 बीट्स होंगे तो उसको हम 1 बाइट बोलते हैं। सो कंप्यूटर सिस्टम में बीट्स के साइज के हिसाब से आप मेमोरी मेजरमेंट परफॉर्म कर सकते हो। तो अगर सिंगल बीट की बात हो रही है तो आइदर 1 या तो 0। अगर 4 बीट्स की बात हो रही है तो उसको हम निबल बोलेंगे या फिर हाफ बाइट्स भी बोल सकते हो। एंड इफ यू सी द 8 बीट्स, कंप्लीट 8 बीट्स, सो इट्स कॉल्ड एज अ बाइट। एंड बाइट सबसे छोटा यूनिट ऑफ मेजरमेंट है मेमोरी का। प्लीज रिमेंबर दैट। उसमें भी हमारे पास बहुत सारे अदर मेमोरी मेजरमेंट्स है, जैसे कि 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट, फिर 1 किलो बाइट है, 1 मेगा बाइट है। सो ये जो 1024 क्राइटेरिया है, वो बाइट्स के हिसाब से, किलो बाइट्स के हिसाब से, मेगाबाइट्स के हिसाब से मेमोरी मेजरमेंट करेगा। तो अगर आपके पास 1 GB का डेटा है, इसका मतलब क्या है? आपके पास 1024 MBs अवेलेबल है यूज करने के लिए। फिर एक्सटेंडेड मेमोरी, लाइक आप अगर हाई कैपेसिटी मेमोरी बोलोगे तो लास्ट में एक्साबाइट की बात हो रही है, क्योंकि टेराबाइट्स मतलब क्या होता है? एक सिंगल टेराबाइट मतलब 1024 जीबीज का अवेलेबिलिटी आपके पास। और फिर उससे भी बड़ा अगर कैपेसिटी आपको मेजर करना है तो यू हैव पेटाबाइट, टेराबाइट एंड एक्साबाइट। सो मेमोरी, यूनिट्स ऑफ मेमोरी मेजरमेंट में प्लीज स्टूडेंट्स याद रखना, बीट, 4 बीट मतलब निबल, हाफ बाइट, एंड 8 बीट मतलब 1 बाइट। और सिर्फ बीट की बात करोगे तो आइदर 0 या फिर आइदर 1। So next thing that we are going to learn is software. Now, what basically is a software? If you want to give any instruction to your hardware, you need some program. So software एक program है जिसमें set of instructions लिखे हुए हैं to give a particular instruction। जैसे कि आपको कोई भी instruction देना है, सीपीयू को कोई इंस्ट्रक्शन देना है कि कैलकुलेशन करो, तो सीपीयू के अंदर एएलयू डिपार्टमेंट है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, उसको इंस्ट्रक्शन जाएगा थ्रू योर सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर्स में आपको प्रोग्राम्स लिखने पड़ते हैं, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखने पड़ते हैं, सो दैट हार्डवेयर इज गोइंग टू गेट द इंस्ट्रक्शन। और कंप्यूटर में जितने भी टास्क होते हैं, वो सारे टास्क, सारे एक्टिविटीज वी यूज विद द सॉफ्टवेयर टर्मिनोलॉजी। सो सॉफ्टवेयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बट सॉफ्टवेयर में जेनेरिक टर्म के हिसाब से क्लासिफिकेशन अलग है, एंड नॉर्मल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात करें तो उसमें क्लासिफिकेशन अलग है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली कैटेगरीज ऑफ द सॉफ्टवेयर क्या है। सो व्हाट आर द कैटेगरीज? सबसे पहला है ओपन सोर्स। देखो यहाँ पे ओपन सोर्स को आपको बहुत इजी करके मैं बता देता हूँ। टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी इजी कंटेंट दिया हुआ है, बट समझना, इतनी सारी थियरी पढ़ने के बाद समराइज करके समझना इज वेरी डिफिकल्ट। सो आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ मैं। अगर हम एमएस ऑफिस यूज करते हैं विंडोज का, तो उसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ऑफिस, इन्फोपाथ, ग्रू, बहुत सारे एप्लीकेशंस है। बट कॉमन एप्लीकेशंस आपको पता रहेंगे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट होता ही है। तो अगर मुझे एमएस ऑफिस इंस्टॉल करना है तो मुझे प्रोडक्ट की लेना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर का लाइसेंस परचेस करना पड़ेगा, और फिर मैं जेन्युइन कॉपी यूज कर सकता हूँ। बट ओपन सोर्स में क्या होता है? आप कोई भी सॉफ्टवेयर का कोड कॉपी कर सकते हो, उस सॉफ्टवेयर को फ्रीली यूज कर सकते हो, फ्रीली मॉडिफाई कर सकते हो। मतलब यहाँ पे फ्रीडम ऑफ मॉडिफिकेशन होता है। और ये एक कम्युनिटी है जो एक दूसरे को हेल्प करती है। जैसे कि आपने किसी का सॉफ्टवेयर कोड कॉपी किया जो कि फ्रीली अवेलेबल था,
जिसमें फ्रीडम ऑफ मॉडिफिकेशन था, आप उसको कॉपी करके एग्जैक्टली सेम दूसरा सॉफ्टवेयर बना के उसको मार्केट में सेल कर सकते हो। इसका मतलब ओपन सोर्स में आपको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी का कॉपीराइट नहीं है। सो जो भी कंटेंट आपको कॉपी करना है, आप कॉपी भी कर सकते हो, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो और डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो। देखो अच्छी बात क्या है स्टूडेंट, कि आप अगर कोई सॉफ्टवेयर का कोड किसी ने आपको फ्रीली दिया है, वो आप कॉपी कर सकते हो, उसका डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हो, फिर भी आपको कोई क्लेम नहीं करने वाला है कि मेरा कोड कॉपी क्यों किया। तो ओपन सोर्स में बेनिफिट क्या है, एमएस ऑफिस जैसा ही और एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है लिब्रे ऑफिस। तो उसके लिए आपको कोई लाइसेंस परचेस करने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट की लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट उसमें भी यूज कर सकते हो। सिर्फ नेम्स अलग होंगे बट फीचर्स सेम ही होंगे। सो ओपन सोर्स एक टाइप की सॉफ्टवेयर पॉलिसी है। अगर ये पॉलिसी हम लोग अडॉप्ट कर लेते हैं तो बहुत सारे मिलियंस ऑफ रुपीज विल बी सेव्ड। ओके, तो केरला एक ऐसा स्टेट है, यहाँ पे एग्जांपल दिया है टेक्स्ट बुक में। केरला एक ऐसा स्टेट है जिन्होंने फॉस पॉलिसी, ओके, फाइल और फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो केरला स्टेट ने ऑलरेडी ये इम्प्लीमेंट किया है, यूज किया है, एंड अराउंड 300 करोड़ रुपीस उन्होंने सेव किए, जो कि लाइसेंस फ्री सॉफ्टवेयर उनको ओपन सोर्स से मिले। So it is the best part, student, that without investing, still you get a same facility. That is the best part to use open source. So अगर आपको फिर से open source को याद रखना है तो please remember like this: open source का code can be copied, can be modified, and can be distributed, and no other person is going to claim कि why you are doing so. So open source में freedom of modification है, freedom of copyness है, and distribution भी है. So this is one thing that open source is अंडर स्टडी। एंड इफ यू टॉक अबाउट क्लोज सोर्स, तो ओपन सोर्स के टोटली अपोजिट है। मतलब जो ओनर है सॉफ्टवेयर का, जिसने सॉफ्टवेयर बनाया है, जिसके पास ओरिजिनल कोड है, वो उसी के पास रहेगा, वो किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, कोई यहाँ पे मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएगा ओनर के सॉफ्टवेयर में। तो यहाँ पे एक्सेस करने का, कॉपी करने का, मॉडिफाई करने का राइट सिर्फ ओनर को है। दैट इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर एज अ क्लोज सोर्स। सो क्लोज सोर्स में अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो विंडोज 11 हो या फिर एमएस ऑफिस हो, ये जो सॉफ्टवेयर है विंडोज के, ये विंडोज की ओनरशिप है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट इस सॉफ्टवेयर्स को, इन सॉफ्टवेयर्स को किसी को एक्सेस डायरेक्टली करने नहीं देता, किसी को मॉडिफाई डायरेक्टली नहीं करने देता। वो खुद डिसाइड करते हैं कि कौन सा वर्जन लॉन्च करना है, कौन सा वर्जन मार्केट में लेके आना और कैसे सेल करना है, किस प्राइस पे सेल करना है। तो पूरा कॉपीराइट जो है क्लोज सोर्स में ओनर का होता है। So that you need to understand, the generic categories of software is two type: open source and closed source. Then one more thing we need to understand कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं। तो सॉफ्टवेयर तो जेनेरिक वर्ड है, जेनेरिक मतलब कॉमन वर्ड है जो यूनिवर्सली यूज करते हैं हम लोग, बट उस सॉफ्टवेयर की कैटेगरी डिफरेंट है। सॉफ्टवेयर की जो मेन कैटेगरीज है वो है ओपन सोर्स एंड क्लोज सोर्स। बट अगर आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को क्लासिफाई करना है तो आपके पास दो टाइप्स है। एक तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो सबसे पहले अगर आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्टडी करना है तो एक चीज याद रखना है कि आपके पास एक मेन सॉफ्टवेयर जरूर होता है जो पूरे कंप्यूटर सिस्टम को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो मेरे पास अगर मेन ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो मैं आपको प्रॉपर्टीज दिखा देता हूं कि व्हाट इज माय प्रॉपर्टी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, व्हाट प्रॉपर्टी सिस्टम आई हैव इन माय कंप्यूटर। ओके, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, क्लिक करता हूँ फोल्डर पे, और मेरे पास यहाँ पे दिस पीसी करके रहेगा। इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके शो मोर प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, तो यहाँ पे मुझे पता चलेगा कि मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी है। सो दिस इज माई ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से मेरे पास जो हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन है वो सब मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। एंड आई वांट टू शो यू कि कहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का डिटेल्स मिलता है। दिस इज द एडिशन, दिस इज द वर्जन, कब इंस्टॉल किया है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे वर्जन कॉम्पैक्टिबिलिटी में है, एंड कौन सा पैक एक्टिवेटेड है। सो ये सब चीज़ें हमें पता चलती है। तो यहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात करें तो मेन सॉफ्टवेयर जो है वो विंडोज 11 है। बट अगर मैं नोटपैड एंड अदर सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो वो बेसिक सॉफ्टवेयर है जो कि मेन सॉफ्टवेयर के अंडर काम करते हैं। अभी मैंने एक ब्राउजर ओपन किया है, तो ब्राउजर भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर काम कर रहा है। तो मेन जो सॉफ्टवेयर है आपका वो तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है,
सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर अ कंप्यूटर टू वर्क, मतलब पूरे कंप्यूटर को कैसे काम करना है, हाउ computer need to perform the task will be decided by system software. And if you have a specific purpose, मतलब एक छोटा सा प्रोग्राम डिजाइन किया है, अभी कैलकुलेटर कैलकुलेशन का ही काम करेगा, पेंट पेंट के लिए डिसाइड किया गया है. सो एवरी पर्टिकुलर स्मॉल एप्लीकेशन हैज गॉट सम मीनिंगफुल यूज फॉर अ यूजर. So definitely application software is a program that runs under main software and that is designed for a end user. मतलब एक यूजर को क्या बेनिफिट मिल सकता है वो एंगल में रख के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिजाइन किया. फिर आप बोलोगे सर सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी तो बेनिफिट है, वो भी यूजर के एंगल से, बट वो सिर्फ यूजर का एंगल नहीं है. यहाँ पे पूरा कंप्यूटर सिस्टम कैसे काम करता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर में कवर होता है. सो दिस इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर. बट ऑपरेटिंग सिस्टम के अगर मैं एग्जाम्पल दूं आपको, तो पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए अलग है एंड मोबाइल सॉफ्टवेयर्स जो है मेन वाले, दैट आर डिफरेंट. सो मैं अगर बात करूं ऑपरेटिंग सिस्टम्स की पर्सनल कंप्यूटर के लिए, तो सबसे पहले डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम आता है. मतलब ये भी विंडोज का ही मैन्युफैक्चरिंग है, विंडोज माइक्रोसॉफ्ट चलाता है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने ही इसको यूज किया है. बट डॉस में क्या था, सारे कमांड्स थे और वहां पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ज्यादा नहीं था, तो कमांड्स पे काम करने वाली ऑपरेटिंग सिस्टम है डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, फुल फॉर्म याद रखना. फिर विंडोज है. विंडोज इज अ सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब विंडोज में बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं. मैं रिसेंट अगर बताऊं तो विंडोज 11 है, विंडोज 10 है, प्रो, प्रोफेशनल, ये अलग अलग टाइप्स के जो वर्जन्स है वो विंडोज के कलेक्शन में आते. तो विंडोज पीसी के लिए भी सॉफ्टवेयर बनाता है, मेन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाता है. फिर मैं मैक ओएस की बात करूँ तो जो लैपटॉप्स होते हैं, जो पीसीज होते हैं, मैक इज एप्पल्स का कॉन्फ़िगरेशन, मतलब एप्पल वाले डिवाइसेज जो हम लोग यूज करते हैं पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम्स, वो आप देख सकते हो एज अ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होती है. और मोबाइल फोन में आईओएस होता है. तो कंप्यूटर्स में मैक ओएस होता है एंड मोबाइल फोन में आईओएस होता है, और वो क्लोज सोर्स सिस्टम है. एंड आईफोन, आईपैड, आईपॉड, आई टच, ये सारे जो जनरेशन है एप्पल के, वो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाए गए. इवन विंडोज का भी फोन है, तो विंडोज फोन इज डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट, विंडोज का सारा सीरीज माइक्रोसॉफ्ट ही डेवलप करता है. तो उस हिसाब से हमें मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड पीसी ऑपरेटिंग सिस्टम स्टडी करना पड़ेगा. यूनिक्स एक मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट वो ग्रुप ऑफ 80 एंड टी लैबोरेटरीज में डेवलप हुआ है. तो यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. कॉमनली हमें विंडोज ज़्यादा पता है, बट अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में हमें इतना यूज पता नहीं. देन द नेक्स्ट थिंग वी हैव लिनक्स एज वेल. लिनक्स इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसमें बहुत ही कम हार्डवेयर में आप ये ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हो. सो रैम का रिक्वायरमेंट मिनिमम है, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स का रिक्वायरमेंट मिनिमम है, कम मेमोरी में बहुत अच्छी क्वालिटी देने वाला अगर कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो वो है लिनक्स. लिनक्स में बहुत सारे अदर भी फीचर्स है, जैसे कि वो ओपन सोर्स में आता है तो उसमें मॉडिफिकेशन अलाउड है, उसमें फ्री अवेलेबिलिटीज है. एंड इवन अगर आप मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो एंड्रॉयड, एंड्रॉयड सबको पता है, एंड्रॉयड इज फ्री एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम. देन आशा, ये नोकिया ने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था मोबाइल फोन्स के लिए, तो नोकिया आशा करके दैट वाज पॉपुलर. देन ब्लैकबेरी इज ऑल्सो क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट के लिए बनाया गया है. ब्लैकबेरी के पहले बिजनेस फोन्स भी आते थे, ब्लैकबेरी एंड एचटीसी के. वो उस टाइम पे भी ज़्यादा कॉस्टली थे और आज भी कंसिस्टेंटली उनका कॉस्ट इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ लेवल पे है. सो इन दिस सेशन मैंने आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताया. सॉफ्टवेयर में ओपन सोर्स एंड क्लोज सोर्स डिस्कस किया हमने, और उसके बाद हमने कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसे डिस्कस किया. और उसके बाद मैंने आपको मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स बताया एंड पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम बताया. तो देखो चैप्टर फर्स्ट वाला बहुत बड़ा है, एंड उस बड़े चैप्टर में अगर आप डिवाइड कर लो टॉपिक्स को तो बहुत इजी जाएगा आपको, क्योंकि बिगिनिंग में आपके पास टाइम रहेगा तो पूरा चैप्टर आप डिवाइड करके पढ़ सकते हो. मतलब पहले तो डेफिनेशंस पढ़ लो, फिर ब्लॉक डायग्राम पढ़ लो, फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर के टाइप्स पढ़ लो, हार्डवेयर के टाइप्स पढ़ लो. लाइक दैट इट विल हेल्प यू आउट फॉर अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट. तो वन स्लॉट में तो रीडिंग कुछ लोग कर लेते हैं, बात वो नहीं है. आपको एक चीज अंडरस्टैंड करना है कि नॉलेज बेस ही आपको अंडरस्टैंड करना है, और टेक्स्ट बुक इज सेंट्रल, क्योंकि जो सिलेबस बनाया हुआ है
वो टेक्स्ट बुक हमें प्रोवाइड किया है गवर्नमेंट ने। तो आपको इसी में से क्वेश्चन फ्रेम होके मिलेंगे, इसी में से मीनिंगफुल आंसर्स आपको राइट करने हैं। तो कोई भी गूगल से आंसर लाके दिखाता है, तो गूगल में भी कैसा है, टेक्नोलॉजी में बहुत सारे एंगल्स है, टेक्नोलॉजी में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीनिंग्स है। तो आप किस डिवाइस में उस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हो, उस हिसाब से बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस हो सकते हैं, बहुत सारे रिसर्च आंसर्स हो सकते हैं। बट आपको टेक्स्ट बुक के थ्रू ही वेरीफाई करना है कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर हैविंग अ सिलेबस, एंड सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपको पढ़ना है। सो आई होप दिस लेक्चर इज हेल्पफुल टू यू। प्लीज स्टडी आप स्टार्ट करो, आपको सब्जेक्ट के पास जाना पड़ेगा, तभी सब्जेक्ट आपके पास आएगा। एंड कंप्यूटर एजुकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज के डेट में जिसको कंप्यूटर का एजुकेशन नहीं है, वो वैसे भी डॉक्टर इंजीनियर होगा तो भी उसको कंप्यूटर पे ही काम करना है, तो वो अनएजुकेटेड। तो प्लीज रिमेंबर, ये बेसिक्स बहुत अच्छे से आपको क्लियर करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।